राज्यसभा में ऑपोजिशन के 19 अरकान को ऐवान के वेल में घुसकर बदतमीजी के लिए हफ्ते की बाकी मानदा मुद्दत के लिए किया गया मुअत्तल। कांग्रेस के 4 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट को पीर को ऐसी ही हरकत पर मुअत्तल किया गया था। पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल की वजह से करोड़ों रुपए का हो रहा है नुकसान। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार और उनकी तरसील का निज़ाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की मुमानियत, तरमीमी बिल और इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 आज राज्यसभा में पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में बहस के लिए फहरिस्त बंद। कौमी एंटी डोपिंग बिल पर लोकसभा में होगी बातचीत। मशरिकी जमहूरिया कोंगो में 2 भारतीय फौजियों समेत अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते के 3 फौजियों की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुजाहिरों में 12 शहरी भी हुए हलाक। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय नुमाइंदे त्रिमूर्ति ने भारतीय अमन फौजियों की हलाकत पर किया इज़हार अफसोस। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मिलिट्री इम्यूनेशन, मेक इन इंडिया मवाक़े और चैलेंजेस के मौजू पर दूसरी कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी आज फिर ईडी के सामने होंगी पेश। मंगल को ईडी ने सोनिया गांधी से दूसरे दौर में की थी पूछताछ। भारत आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया ऐलान, बांग्लादेश के हिस्से T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच आज त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जाएगा। ये मैच भारत पहले ही 2-0 से जीत चुका है ये वनडे सीरीज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह ने ऐवान में हंगामा करने वाले ऑपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी चेयरमैन ने ज़ाब्ता 256 के तहत राज्यसभा के 19 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने अरकान असेंबली को ऐवान के वेल में घुसने और नारेबाजी करने पर बकिया हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अरकान में टीएमसी से 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम से 2 और सीपीआई से 1 रुकन पार्लियामान शामिल है। मुअत्तल अरकान के नाम सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता शेत्री, डोला सैन, शांतनु सैन, नदीमुल हक, एम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरी राजम और के कनीमोजी और NV सोमू शामिल हैं। ऑपोजिशन के हंगामे के सबब ऐवान को रोजाना तकरीबन 250 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मॉनसून इजलास के दौरान ऑपोजिशन पार्टी की हंगामा राय की वजह से ऐवान की अहम कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। हंगामा राय की वजह से पार्लियामेंट को तकरीबन 2.5 लाख रुपए फी मिनट का नुकसान हो रहा है। ऑपोजिशन के हंगामे से पार्लियामेंट में अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले साल मॉनसून इजलास में 133 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। पिछले साल पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का मुअय्यना वक्त 107 घंटे था। पिछले साल पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में मुकर्ररा 107 घंटों में से सिर्फ 18 घंटे काम हुआ था। और पिछले साल मॉनसून इजलास में लोकसभा ने 19 जुलाई से 30 जुलाई तक 54 घंटे काम करना था, लेकिन ऑपोजिशन जमातों की वजह से सिर्फ 7 घंटे ही काम हुआ। राज्यसभा में तकरीबन 53 घंटे काम होना था, लेकिन काम सिर्फ 11 घंटे ही हो सका। और पिछले साल ऑपोजिशन जमातों के हंगामे की वजह से तकरीबन 90 घंटे जाया हुए। मॉनसून इजलास हो या सरमाई इजलास, ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से आम लोगों का काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के 3 इजलास होते हैं। पहला बजट इजलास जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मॉनसून इजलास होता है जो जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है। और तीसरा सरमाई इजलास है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। पार्लियामेंट का साल भर में 3 इजलासों में से 6 से 7 माह का काम होता है।
छुट्टियों और हफ्ते के आखिरी अय्याम को छोड़ दें तो 2 से 3 महीने कम हो जाते हैं। तकरीबन 1 साल में सिर्फ 70 से 80 दिन ही काम होते हैं, लेकिन इतने दिनों तक पार्लियामेंट का काम नहीं कर सकी। राज्यसभा में आज उन कामों को फहरिस्त बंद किया गया है जिन पर काम पहले मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले असलों और उनकी तरसील का निज़ाम तरमीमी बिल और इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 शामिल हैं, जबकि नेशनल एंटी डोपिंग बिल लोकसभा में फहरिस्त बंद किया गया है। मॉनसून इजलास में अरकान पार्लियामेंट की हंगामा आराई की वजह से कल राज्यसभा में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को ज़ाब्ता 256 का सहारा लेते हुए 19 मेंबरान पार्लियामेंट को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल करना पड़ा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी आज फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगी। इससे पहले सोनिया गांधी से कल ईडी ने दूसरे दौर की पूछताछ की थी। दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी लंच ब्रेक पर चली गईं, जिसके बाद वो दोपहर 3:30 बजे वापस डायरेक्टोरेट पहुंची। खाने के वक्फे के बाद उनसे दोबारा पूछताछ की गई और तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर से निकली। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अजला में आसमानी बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। कैमूर जिले में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद की मौत हुई है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि आसमानी बिजली गिरने से रियासत के 8 अजला में 20 अफराद की मौत अफसोसनाक है। मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस 4 लाख रुपए की नकद रकम दी जाएगी और ख़राब मौसम में पूरी तरह से मोहतात रहें। गरज, चमक और तूफान से बचने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा तजावीज़ पर अमल करें। ख़राब मौसम में घर पर रहें, महफूज रहें। मुल्क में वैक्सीनेशन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 202.77 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 557वें दिन 25 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। मिसाइल मैन, भारत रत्न और भारत के 11वें सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज यौम वफ़ात है। एक अजीम मुफक्किर, मुसन्निफ और साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम अगरचे हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके उसूलों से पुर जिंदगी हर एक अहले वतन को जिंदगी में आगे बढ़ते रहने और कामयाबी की सीढ़ियों पर चलते रहने की तरकीब देती है। एक एयर स्पेस साइंसदान होने के साथ ही डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें सदर का किरदार अदा किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सादगी और शाइस्तगी और अजीम कारनामों से मुल्क को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ, जिस पर सभी को फख्र है। डॉक्टर कलाम बिला तफरीक हर दिल अजीज शख्स थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि सदर जमहूरिया हिंद जैसे अजीम ओहदे पर फाइज रहते हुए भी वो एक आम शहरी की तरह रहे। उन्हें हर कौम व मिल्लत के लोग पसंद करते थे। वो सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुजद्दिद ही नहीं थे, बल्कि इस मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त, इस्तिक़ामत, गंगा जमनी तहजीब, जज्बा रवादारी, मोहब्बत और उख़ुवत के अलमबरदार भी थे। नीज़ एक अजीम इंसान और मुल्क व कौम के सच्चे हमदर्द व बेमिसाल किरदार के हामिल थे। उन्होंने मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा किया और दिफाई तहक़ीक़ी व तरक्याती इदारे और इसरो के साथ काम किया। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। उनकी लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी कई नौजवानों के ख्वाबों को पढ़ दे रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर
1931 को रामेश्वरम में हुई थी। 27 जुलाई 2015 को 83 बरस की उम्र में IIM शिलोंग में खिताब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि साबिक सदर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पूरी ज़िंदगी भारत को एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए वक्फ थी। उन्होंने अपने इल्म और सादगी से मुल्क के नौजवानों को मुतासर किया। उनके ख्यालात और नज़रियात हमेशा अहले वतन की रहनुमाई करते रहेंगे। आज उनकी बरसी पर उन्हें सलाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज CRPF के 83वें यौम तासीस पर जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि CRPF के अहलकारों और उनके अहल खाना को यौम तासीस की मुबारकबाद। इस दस्ते ने अपने बेमिसाल हिम्मत और मुमताज़ खिदमात के लिए खुद को साबित किया है। सिक्योरिटी या इंसानी चैलेंजेस से निपटने में CRPF का किरदार काबिल सताइश है। आज CRPF का यौम तासीस है और आपको बता दें कि अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी बहादुरी से CRPF ने न सिर्फ मुल्क की सलामती को बरकरार रखने में बेमिसाल ताउन किया है, बल्कि उसने बहादुरी की एक शानदार तारीख भी रकम की है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है। मैं CRPF के जवानों को 83वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देता हूँ और कौम के तई उनकी खिदमात को लगन को सलाम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने आलमी शरह नमू के तखमीने को कम कर दिया है और इफ़राती ज़र से मुतालिक अपने तखमीनों को बढ़ा दिया है। रूस के बहरान, वबाई अमराज की वजह से सप्लाई चेन में रुकावटों और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकजी बैंकों के साथ जारहाना मालियाती पॉलिसी की वजह से बढ़ती कीमतों को काबू में करने का मुतालबा किया है। IMF ने तखमीना लगाया कि 2022 में मजमूई घरेलू पैदावार कम होकर 3.2% तक हो जाएगी, जो इसके अप्रैल के तखमीने से 0.4% कम है और पिछले साल की तौसी की रफ्तार से तकरीबन निफ्स है। 2023 में आलमी शरह नमू में 2.9% तक कमज़ोर होने का इम्कान है। सिर्फ 3 महीने पहले ये तखमीना 0.7% पॉइंट ज़्यादा था। आलमी इफ़राते ज़र में भी इजाफे का इम्कान है। IMF ने इस साल और अगले साल के लिए अपनी पेशनगोई को तकरीबन पूरे फीसद पॉइंट से बढ़ाकर बिलतरतीब 8.3% और 5.7% कर दिया है। IMF ने दुनिया की 3 बड़ी मईशतों अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन में कसात बाजारी की भी पेशगोई की है। IMF ने पेशगोई की है कि चीन 4 दहाइयों में सबसे कम तरक्की का तजर्बा करेगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सारिफीन के हुकूक की मरकज़ी अथॉरिटी CCPA के 2 साल मुकम्मल होने पर सारिफीन के उमूर के महकमे की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि CCPA सिर्फ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए तश्कील दिया गया है। CCPA आवाम की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई करता है। पहले साल कोविड पर गुमराह कुन तशहीर हो रही थी। CCPA ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ऐसे इश्तिहारात थे जो CCPA ने इन इश्तिहारात पर सख्त कार्रवाई की है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी ने सारिफीन के उमूर के महकमे की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की है। CCPA की स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव निधि खरे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैडम, CCPA के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो जनता की तमाम समस्याओं को लेकर CCPA आगे आप लोग कानून बनाए। देखिए, CCPA का गठन ही बेसिकली कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था और ख़ास करके कंज्यूमर्स के एज अ जो मैटर्स एज अ क्लास हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए था।
पहले साल जब हमारा पैंडेमिक का समय था तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मिसलीडिंग भ्रामक विज्ञापन होते थे, जिसमें हर प्रोडक्ट को कहा जाता था कि ये कोविड से प्रोटेक्शन कराएगा। तो एक तरह से जनमानस की जो भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ हो रहा था और भ्रामक जो विज्ञापन थे वो बहुत अधिक संख्या में थे। तो पहले वर्ष तो हम लोगों ने भ्रामक विज्ञापनों पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की, और दूसरे वर्ष में हम लोगों ने ये देखा कि बहुत जगह पे, खास करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी शिकायतें आती हैं जिसमें कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो पर्याप्त नहीं है। तो उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। शहर के लोग तो जागरूक हो जाते हैं, गांव ग्रामीण के जो लोग हैं वो कैसे जागरूक हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि हम जागो ग्राहक जागो का जो कैंपेन है उसमें अब एक नई मैस्कॉट हमने जागृति के नाम से हम लेकर के आए हैं, और जागृति के माध्यम से ये तमाम ऐसे जो मतलब जिनमें एडवोकेसी की आवश्यकता है, लोगों को एडवाइस करने की आवश्यकता है, उनकी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, उन सभी को जागृति के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने नोटिस दिया है, और जो जुर्माने की राशि वो कितने लोगों ने जमा किया है? हम लोगों ने करीब 129 लोगों को नोटिसेस किए हैं, जिनमें कि 25 मामलों में केस भी बंद हो गया। 14 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स थे जिन्होंने विड्रॉ किया। करीब 3 लोगों ने इसे करेक्टिव एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से वो फिर वापस आए। 5 मामलों में हमने पेनल्टी लगाया, जिसमें से कि 4 लोगों ने पेनल्टी अपनी जमा कर दी। प्रोडक्ट लेते हैं उससे फ़ायदा नहीं होता, तो क्या आप लोग उस कंपनी पे दबाव या फिर जुर्माना के लिए बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट खरीदा है जो व्यक्ति, उसको वो पैसा वापस किया जाए? इसके लिए भी कुछ है? हम उसे प्रोडक्ट के रिकॉल तक का ऑर्डर कर सकते हैं और पेनल्टी लगा सकते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर के ऊपर, लेकिन वाजिब कारण होना चाहिए कि वास्तव में उसने न केवल भ्रामक विज्ञापन दिया, बल्कि उसने जो कहा वो एक तरह से अनुचित व्यापार का अंग था, जिससे कि हम इस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शंभू मिश्रा के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज़। और कांगो में मशरकी शहर बोटेम्बो में मंगल को पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत कांगो में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के 2 एहलकारों समेत 3 अमन दस्ते के फौजी हलाक हो गए। इससे कबल कुछ ग्रुपों ने कांगो में एक हफ्ता तवील तहरीक चलाने का मुतालबा किया था। गोमा में सूरत हाल लूटमार और आतिशजनी से पुरतशद्दुद हो गई। बेनी और बोटेम्बो में 2 BSF दस्ते हाई अलर्ट पर थे। बोटेम्बो में सूरत हाल मंगल को पुरतशद्दुद हो गई। मराकेश रैपिड डिपार्टमेंट कैंप को, जहां BSF दस्ता तैनात था, मुजाहिरीन ने घेर लिया और इसके बाद कांगो पुलिस, PNC और कांगो आर्मी के दस्ते वहां पहुंचे, लेकिन पुरतशद्दुद हुजूम पर काबू ना पा सके, जहां तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद जमा थे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कांगो के फौजियों ने हवाई फायरिंग की और BSF के एहलकारों ने आंसू गैस के गोले दागे। मराकेशी और भारतीय फौजियों ने अपने दिफा में फायरिंग की। इसी दौरान 2 शदीद जख्मी BSF जवान दम तोड़ गए। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारतीय फौजियों की कुर्बानी पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 बहादुर भारतीय अमन फौजियों की मौत से गहरा दुख हुआ। वो MONUSCO का हिस्सा थे। इन बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ी TS त्रिमूर्ति ने जमहूरिया कांगो में BSF के अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अमन फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अफसोसनाक तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में BSF के 2 अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों को खो दिया है। ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से ताज़ियत करता हूँ। श्रीलंका, जो अब तक के सबसे बड़े माशी बहरान का सामना कर रहा है, ने ईंधन की शदीद किल्लत के दरमियान गैर मुल्की तेल कंपनियों से राब्ता किया है। श्रीलंका के वजीर तवानाई ने एक ट्वीट में एक इश्तेहार शेयर किया है।
और जिसमें आलमी तेल कंपनियों से श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद, तकसीम और फरोख्त के लिए दिलचस्पी के इजहार का मुतालबा किया गया। ईंधन की कमी की वजह से कोलंबो में स्कूल सिर्फ 3 दिन के लिए ही खुल रहे हैं। दरअसल भारत ने श्रीलंका को इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद फराहम की है। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने श्रीलंका के वजीर खारजा अली साबरी को तकरीबन 3.4 अरब श्रीलंकन रुपए की मिल्कियत की इंसानी इमदाद फराहम की है। इस दौरान श्रीलंका के MP जीवन थोंडामन और सेलॉन वर्कर्स के कांग्रेस लीडर सेंथल थोंडामन भी मौजूद थे। श्रीलंका 1948 में आज़ादी के बाद अपने बदतरीन माशी बहरान से दो चार है। श्रीलंका ने 2010 और 2015 के दरमियान चीन से $5 अरब से ज़्यादा का कर्ज लिया था। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबों पर $1.4 अरब की सरमायाकारी की। श्रीलंका के कर्जों की अदायगी के लिए वक्त करीब है, लेकिन माशी बहरान की वजह से श्रीलंका ने चीन से कर्ज की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त की है। आइए देखते हैं इस पर हमारे नामानिगार अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट। श्रीलंका में ऐसे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना के निवेश से इस देश में ये चिंता है, ये आशंका है कि श्रीलंका जल्द चीन की कॉलोनी बन सकता है। Getting the Chinese loan issue addressed is really critically important, and I think it's going to be one of the biggest challenges before the new administration. Sri Lanka is quite stuck in terms of being unable to pay back those loans, and the fact that the Rajapaksa family's love for mega projects, particularly infrastructure projects with Chinese funding. Some of it, like the roads, there are things that you need and there are things that you don't need. What Singapore wants to do and is able to do right now, Sri Lanka is unable to do. Maybe you have to map it out in a way that Sri Lanka gets, reaches the stage where we can do that in a few years. But borrowing extensively, borrowing at extensive commercial rates, has really proved a difficult thing for Sri Lanka. And as you know, in the past few months, when Sri Lanka got stuck in this huge debt, it's a serious trap, and it is deeply linked to the Chinese. Instead of blaming the Chinese, I would also think that the Sri Lankan government had the responsibility to study, who do you want to borrow from? The immediate reason why we are in this financial difficulty is that from 2007, Mr. Mahinda Rajapaksa, as president, went to the commercial markets and got international sovereign bonds. That was about 50% of our debt stock. That is high interest commercial debt. It is true that he also took loans from particularly the China's Exim Bank and a few other government organizations to build fancy infrastructure, highways, an airport, a tower here in Colombo and so on. Now if you take the airport, the feasibility study that was conducted for the location of an entire airport was Sri Lanka rupees 1 million, which is less than 1 million Indian rupees. So now you can understand that nobody in their sound mind does a feasibility study for that little amount, because you could actually say there was no feasibility study. लंबे राजमार्गों के लिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बंदरगाहों के लिए, जैसे डीप वाटर हम्बनटोटा सी पोर्ट या ये कोलंबो पोर्ट सिटी, इनके लिए जब चाइना ने श्रीलंका को लोन दिए तो वो उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट था, और बहुतों को लगता है ऐसे सफ़ेद हाथी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के चरमराने का कारण बने। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, कोलंबो। और 28 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में मुनक़िद हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहली शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आगाज़ किया था। मशल ने 40 दिनों में मुल्क के
75 मशहूर मकामात का तकरीबन 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 1927 से मुनक़िद होने वाले इस बावकार मुकाबले की मेज़बानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। 187 ममालिक की शिरकत के साथ ये किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी शिरकत होगी। भारत भी इस मुकाबले में अपनी अब तक की सबसे बड़ी टीम को मैदान में उतार रहा है। ये टीम 6 टीमों के 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। शिखर धवन की क़यादत वाली भारतीय टीम पहले ही ये सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। अब टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। इससे कबल खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 रन से कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेटों से सनसनीखेज कामयाबी हासिल करके नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली। ताहम भारतीय टीम का दोनों मैचों में वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला सख्त था। इसके साथ ही मेजबान वेस्टइंडीज की टीम सीरीज का तीसरा मैच जीतकर हार का फर्क कम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत साल 2025 में मुनक़िद होने वाले ख़वातीन के वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह ऐलान किया है। भारत ने बर्मिंघम में मुनक़िद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बोली लगाकर कामयाबी से मेज़बानी हासिल की। इजलास में 5 साल तक के दौरे के प्रोग्राम का भी फैसला किया गया। ख़वातीन का T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा, जबकि पहली वुमेन्स T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। इससे पहले साल 2013 में ख़वातीन का वर्ल्ड कप भारत में मुनक़िद किया जा चुका है। मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में वाक़े डायनासोर थीम पार्क की झलकियों के साथ। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।